प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज देखते ही देखते 24वां दिन आ गया था और महाराज भोज सिंहासन के ऊपर बैठने के अपने स्वप्न को पूरा नहीं कर पा रहे थे, पर उनकी इच्छा महाराज विक्रमादित्य की विविध प्रकार की अनेक पहलुओं से परिपूर्ण जो कि अनसुलझी हुई कहानियां थी उनको सुनने के लिए लालायित हो रही थी। उनकी इच्छा देखकर 24वीं पुतली करुणावती जागृत होती है और वो कहती है कि राजन, जैसे कि आपको विदित है, महाराज विक्रमादित्य साधारण सी वेशभूषा धारण कर रात्रि के समय अपने नगर में क्या हो रहा है इसकी जानकारी लेने के लिए, इसकी जानियो करने के लिए वे स्वयं वेश बदलकर घुमा करते थे। कभी किस वीथी के अंदर निकल जाते थे तो कभी किस नगर के चौराहे से होते हुए छोटी छोटी गलियों के बीच में चले जाते थे, एकाकी, और वो भी वेश भी उनका साधारण। कितना जबरदस्त कार्य था उनका। यही कारण था कि उनके नगरी के अंदर प्रजा सुख और चैन की नींद सोती थी। एक बार उन्होंने देखा कि एक सुविशाल अट्टालिका जिसका गवाक्ष खिड़की खुली थी और उस खिड़की से एक डोर नीचे आ रही थी। राजा को त्वरित समझ में आ गया कि जरूर यहां से चोर ऊपर चढ़ा है, खिड़की खुली देखकर, और वो चोरी की नियत से ही कुछ ना कुछ वहां पर कर रहा है। महाराज भी निडर तो थे, फटाफट रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गए तो एक स्त्री की आवाज आ रही थी। वो कह रही थी कि तुम इनको मार दो, जब तक ये जीवित है मैं स्वच्छंदता पूर्वक तुम्हारे से प्रेम नहीं कर सकती। ये हमारे प्रेम के बीच में बहुत बड़े अवरोधक है, बाधक है। वह व्यक्ति कह रहा था कि मैं ऐसा जघन्य काम नहीं कर सकता। माना कि मैं अब लुटेरा बन गया हूं, मेरा हृदय पत्थर सा हो गया है, पर मैं जीव हिंसा नहीं कर सकता, और वो भी एक मानव की। मेरे पास इतना सारा पैसा है, धन है, तुम्हारा जीवन मेरे साथ आराम से यापन हो सकता है, तुम्हें कोई कमी नहीं आने दूंगा और हम यहां से बहुत दूर चले जाएंगे, तो क्यों व्यर्थ के अंदर इनको मार रही हो। पर वह स्त्री मानने को तैयार नहीं थी। राजा को तत्क्षण समझ में आ गया कि ये सेठानी है और ये इसका प्रेमी है। फटाक से वे वापस गवाक्ष में से नीचे आ गए और इंतजार करने लगे कि ये व्यक्ति कब आता है। कतिपय समय तक उनकी वार्तालाप चलती होगी, पर महाराज को तो पॉइंट समझ में आ चुका था। जैसे ही वो नीचे उतर कर आया, महाराज विक्रमादित्य ने उसके गर्दन के ऊपर अपनी तलवार रख दी और कहा कि सच सच बताओ तुम कौन हो। अपना परिचय देते हुए महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि मैं राजा विक्रमादित्य हूं। इसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, घबरा गया। उसने कहा कि महाराज मुझे माफ कीजिए, अपनी पूरी वस्तुस्थिति क्या है मैं आपको समझाता हूं, सुनाता हूं। मैं खुद एक बहुत बड़े आपके ही नगरी में सेठ का लड़का हूं। महाराज विक्रमादित्य ने जैसे ही विजय सिंह नाम के सेठ का नामोच्चारण उसके मुंह से सुना तो गदगद हो गए। वाकई में सेठ बहुत बड़ा धनाढ्य था। विजय सिंह, उसकी विजय गाथाएं दिग्दिगंत में फैली हुई थी। राज कार्यों के अंदर भी कई बार उसको बुलाया जाता था। अच्छा, तुम विजय सिंह के लड़के हो, पर तुम्हारी ये स्थिति, तुम इस तरह का कार्य क्यों कर रहे हो?
कि महाराज मैं बचपन से ही इससे प्यार करता हूं और ये भी मुझसे प्यार करती है, पर कालांतर के अंदर मेरे पिताजी के जो जहाज व्यापार के हेतु परदेश में जाते थे और एक बार परदेश से पूरा पैसा इकट्ठा करके, धन इकट्ठा करके जिस जहाज में मेरे पिताश्री आ रहे थे, उसी जहाज को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। अब मैं क्या करता? मैं तो उस समय ज्यादा उम्र नहीं थी, 15-16 साल का ही था। फलस्वरूप लुटेरों की वजह से हम तो बर्बाद हो गए, हम कंगाल हो गए। भीख मांगने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। तो मैंने प्रतिशोध की भावना से, बदला लेने की भावना से यह संकल्प कर लिया कि मैं इन समुद्री लुटेरों को छोड़ूंगा नहीं। और मैंने इसे भी विश्वास दिलाया कि तू शादी मत करना, मेरा प्यार सच्चा है, मैं भी शादी नहीं करूंगा, पर बहुत जल्द मैं कुछ योग्य बनकर आता हूं, उसके बाद में हम विवाह कर लेंगे। पर इसके माँ बाप शायद नहीं माने और इन सेठ जी के साथ इसका विवाह हो गया। इधर मैं समुद्री लुटेरों के टीम के अंदर सम्मिलित हो गया, उनका विश्वास जीता और धीरे धीरे मैं जो सरदार था समुद्री लुटेरों का, उसका चहेता बन गया। मैं यही चाहता था, मौका देखकर एक एक समुद्री लुटेरों को मैं समाप्त करता गया। और एक दिन ऐसा आया, मैंने अपने पिता का बदला ले लिया, क्योंकि सब कुछ लूटने के बाद में मेरे पिताजी को हृदयाघात हुआ था और वे चल बसे थे 15 साल की छोटी सी उम्र में मुझे छोड़कर। जब मेरा लक्ष्य पूरा हुआ तो मैं इनकी समस्त संपत्ति लूट कर आ गया, पर मेरे पर संस्कार वही थे, लूटना, खसोटना, किसी को ठगना। पर फिर भी जो बचपन के माँ बाप के संस्कार थे वे मैं भूला नहीं। इसने मुझे कहा अभी भी कि तुम इनको मार दो, पर मैंने कहा मैं नहीं मार सकता, क्योंकि राजा यह सब सुन चुका था आगे की बात। उसे दंडित करने के बजाय, उसे जेल के सलाखों के पीछे डालने के बजाय महाराज विक्रमादित्य ने उसको सत्यवादिता के कारण से और उसकी वीरता के कारण से उसे पुरस्कृत किया। दूसरे दिन महाराज स्वयं उस सेठ के, विजय सिंह के लड़के का परिधान धारण कर उसी गवाक्ष में से वापस चढ़ गए। ऊपर चढ़कर देखते हैं तो सेठानी तो सेठ को खत्म कर चुकी थी जहर देकर, और बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके हीरे, मानक, मोती, ज्वेलरी पोटली में बांध दिए थे और कहने लगी कि बस अब बाकी का तुम्हारे पास है, बाकी का मेरे पास है, अभी हम आराम से जिंदगी जी सकते, मैंने इनको खत्म कर दिया। पर तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? चुपचाप आज बूथ की तरफ क्यों खड़े हो? जब राजा ने कुछ बोला नहीं तो सेठानी को शक हुआ। उसने राजा की दाढ़ी को नोचा तो सोचने लगी ये तो कोई दूसरा है। चिल्लाने लगी कि इसने सेठ जी को खत्म कर दिया, मार दिया और मेरी इज्जत के ऊपर हाथ डालने के लिए आया है, कौन है मालूम नहीं। महाराज विक्रमादित्य ने ताली बजाई और उनके जो छुपे हुए सैनिक थे फटक से आया और उन्होंने तुरंत उस सेठानी को गिरफ्तार कर लिया। सेठानी को जेल के अंदर डाल दो ऐसा आदेश दे ही रहे थे, इतने में सेठानी ने जिस बोतल से अपने पति को जहर पिलाया था वो बची हुई जहर की शीशी मुंह में डाल ली और उसी समय तड़प के मर गई। महाराज विक्रमादित्य विजय सिंह के बेटे के पास आते हैं नीचे और कहते कि देखा उसका प्यार सच्चा नहीं था, अपने पति को धोखा दे रही थी। खैर मैं तो उसे बचा नहीं पाया, उसको उसके कर्मों की ही सजा मिल गई। उसने खुद ने ही विषपान कर लिया और अपनी जिंदगी समाप्त कर दी। इसे बड़ा दुख हुआ।
पर ये सोचकर समाधान किया कि अच्छा हुआ, देरी से सही मैं संभल तो गया, और महाराज विक्रमादित्य का गुणगान गाने लगा कि आपकी वजह से जो मेरी प्रवृत्ति बदल चुकी थी, आज से मैं एक अच्छा नागरिक बन के बताऊंगा। और सेठ विजय सिंह के लड़के ने अपने पिता के संस्कारों को कायम रखते हुए अपने जीवन को सुंदर ढंग से यापन करना शुरू कर दिया। राजा भोज की तरफ आकृष्ट होते हुए देखते हुए करुणावती नाम की 24वीं पुतली कहने लगती है कि महाराज विक्रमादित्य अपनी प्रजा को समझने की कोशिश करते थे और उचित न्याय उनके अनुसार करते थे। उनके संस्कारों को भी, जो पहले के थे अच्छे संस्कार थे, उन्हें स्थापित करने के लिए यथाशक्ति प्रयास भी करते थे। क्या आप अपनी प्रजा के लिए इतना सब कुछ कर सकते हो? अन्यथा आप इस सिंहासन के ऊपर समारूढ़ नहीं हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब 25वें दिन 25वीं पुतली आकर क्या कहानी सुनाएगी, ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त चाहता हूँ।